वेलकम टू आईएएस मैनुअल। तो हम फिज़िक्स की सीरीज़ कर रहे हैं। इसमें हम करेंगे आज अपना लेक्चर 4। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? मोशन अंडर ग्रेविटी। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम 3 से 4 टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट हैं वो देखेंगे। ये चैप्टर कंप्लीट होगा हमारा। इसमें क्वेश्चंस आते हैं, सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो इसमें हम बेसिकली जो मोटे मोटे टॉपिक्स हैं वो क्या देखेंगे? हम कुछ न्यूटन्स के लॉ देखेंगे ग्रेविटेशन से रिलेटेड। फिर हम इसमें देखेंगे एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, हमारी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ग्रेविटी, ग्रेविटेशन, ये टर्म्स बेसिकली हमें जानने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल टॉपिक है हमारा। इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा मोशन ऑफ प्लैनेट्स। प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं? तो 2 टाइप के मोशन होते हैं प्लैनेट्स के। एक होता है रिवॉल्यूशन, एक होता है रोटेशन। रिवॉल्यूशन क्या होता है? अगर ये बीच में आपको सन दिख रहा है तो हमारे प्लैनेट्स सारे के सारे ऑल प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में जो है 8 प्लैनेट्स, वो वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, क्लॉकवाइज आपकी कौन सी डायरेक्शन होगी? क्लॉकवाइज ये होगी, बट हमारे प्लैनेट्स कौन सी डायरेक्शन में करते हैं? वेस्ट टू ईस्ट एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये तो रिवॉल्यूशन हो गया। अब रोटेशन, हमारे प्लैनेट्स रोटेट करते हैं अपनी एक्सिस पे। ओके, अपनी एक्सिस पे रोटेट करते हैं हमारे प्लैनेट्स। एक्सिस क्या होती है? ये ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। अगर जैसे ये हमारा प्लैनेट है तो ये नॉर्मल एक्सिस होती है जो परपेंडिकुलर होती है, बट हमारे सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं वो कुछ एंगल पे टिल्टेड होकर रोटेट करते हैं। जैसे हमारा अर्थ हो गया, वो 23 डिग्री पे टिल्टेड है जब रोटेट करता है। तो हम रोटेशन देख रहे हैं, रोटेशन की डायरेक्शन देख रहे हैं। तो हमारे सारे के सारे प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। जैसे ये हमारा अर्थ है तो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं एंड अगेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन में दोनों में हमने यही देखा, वेस्ट टू ईस्ट है और एंटी क्लॉकवाइज है। बट इसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं। 2 प्लैनेट्स हमारे इसमें एक्सेप्शन है जो एक ही साथ आते हैं अल्फ़ाबेट में। ठीक है, यू एन वी, वीनस एंड यूरेनस। वीनस एंड यूरेनस। तो वीनस एंड यूरेनस दोनों ही ईस्ट टू वेस्ट एंड क्लॉकवाइज करते हैं। ईस्ट टू वेस्ट एंड क्लॉकवाइज। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, सीधा आप याद रख सकते हो। कोई आपसे डिटेल में नहीं पूछ रहा होता क्या टिल्टेड है, क्या एक्सिस है। सिंपली सारे के सारे वेस्ट टू ईस्ट एंड एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं। बट 2 प्लैनेट हैं हमारे, वीनस एंड यूरेनस, यहाँ पे देख भी सकते हो आप, ईस्ट टू वेस्ट एंड क्लॉकवाइज कर रहे हैं। बस आपको ये याद रखना है। यूरेनस हमारा देखने में लगता है कि नॉर्थ टू साउथ कर रहा है या साउथ टू नॉर्थ करता है, बट आपको ये ध्यान रखना है यूरेनस की जो एक्सिस है वो 97 डिग्री पे टिल्टेड भी है। ठीक है, वो ऑलमोस्ट एक प्लैनेट जो सीधा था उसको आपने रोटेट कर दिया 90 डिग्री पे। तो एक्चुअली में उसकी डायरेक्शन यही है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट ही कर रहा है। ओके, बस वो टिल्टेड है इस वजह से हमें लग रहा है, बट डायरेक्शन उसकी कौन सी है? सॉरी, ईस्ट टू वेस्ट है एंड क्लॉकवाइज है। तो वीनस एंड यूरेनस ईस्ट टू वेस्ट एंड क्लॉकवाइज। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट्स कौन सी होती है हमारी? बेसिकली जो हमारे प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती हैं। तो 2 टाइप की सैटेलाइट्स होती हैं हमारी, एक आर्टिफिशियल होती हैं, एक नेचुरल होती हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हम अर्थ से लॉन्च करते हैं, नेचुरल होती है जो अपने आप बनी हुई होती है, जैसे एग्जांपल हो गया हमारा मून। तो इसमें क्वेश्चन ये बनता है, क्या सारे प्लैनेट्स के पास सैटेलाइट्स हैं उनकी नेचुरल सैटेलाइट्स? तो इसका आंसर है नहीं। मर्क्यूरी एंड वीनस के पास कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। अर्थ के पास हमें पता है एक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसके पास है? तो सबसे ज़्यादा हमारी सैटेलाइट है सैटर्न के पास, टोटल 83 है। ओके, नेक्स्ट उसके पास किसके पास है? तो नेक्स्ट है हमारे जुपिटर के पास 80। तो सबसे मैक्स 83, देन 80। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारी लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सी है? तो लार्जेस्ट है गैनीमीड ऑफ जुपिटर। जुपिटर की सैटेलाइट है गैनीमीड। नेक्स्ट हमें देखना है केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। तो केपलर ने 3 लॉ दिए थे अबाउट हाउ द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। तो सबसे पहला लॉ ये कहता है कि ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होती है? ऐसे जो ऑर्बिट होती है आपकी, ठीक है, एग के शेप में ऐसे, इसको इलिप्स कहते हैं। हमें पता है कि हमारा सन यहाँ पे होता है, ओके, और हमारे प्लैनेट्स ऐसे रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये सारे के सारे इलिप्स हैं। तो ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ द 2 फोकाई। तो किसी भी इलिप्स के ना 2 फोकाई होते हैं, ऐसे पॉइंट, जैसे एक सर्कल का सेंटर होता है ना, वैसे इलिप्स के फोकाई होता है 2। ओके, उसमें से सन क्या है हमारा? इस वाले फोकाई पे है। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ है।
सेकंड लॉ देखते हैं। तो सेकंड लॉ हम देख रहे हैं केपलर का। तो वो ये कहता है कि अ लाइन, एन इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग, जैसे ये अगर हमारा देख लो, ये सन है, ये अर्थ है, ठीक है, दो पोजीशन पे हमें दिख रहा है। तो एन इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग अ प्लैनेट टू सन, ओके, स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं पहले ये देख लेते हैं। तो हमें पता है हमारे प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं, ओके। तो मान लो हमारे अर्थ को 5 आवर्स दिए जाते हैं, तो हमारा अर्थ अभी इस पोजीशन पे है, 5 घंटे में कहाँ पे होगा, तो मान लो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब इस लाइन को भी ज्वाइन कर लो, ओके। तो ये एक आपको शेप बन गई होगी, सॉरी। अब दूसरे साइड पे देखते हैं। तो यहाँ पे अर्थ है, 5 आवर्स में आप इमेजिन करो हमारा अर्थ जितना इसने ट्रैवल किया मान लो उतना ही ट्रैवल करता है, यहाँ पे ट्रैवल करता है, ठीक है, 5 आवर्स में यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया। तो हमारा केपलर का लॉ कहता है कि ये वाला एरिया जो है 1 वाला एंड 2 वाला दोनों इक्वल होंगे। अब कैसे इक्वल हो सकते हैं, ये तभी पॉसिबल है जब हमारा अर्थ यहाँ पे ना पहुँच के थोड़ा और आगे गया हो, ये तभी पॉसिबल है, ठीक है। अर्थ यहाँ तक गया हो, ये तभी पॉसिबल है 1 एंड 2 इक्वल। तो सिंपली इसका मतलब ये है कि प्लैनेट यानी अर्थ जब सन के पास में होता है तो वो ज़्यादा तेज़ चलेगा। 5 आवर्स में वो यहाँ तक ही नहीं जाएगा, वो यहाँ तक जाएगा, ओके। तो सिंपली सेकंड लॉ हमारा यही कहता है। स्टेटमेंट देख लेते हैं उसकी। तो स्टेटमेंट उसकी यही है, एन इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग अ प्लैनेट टू सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। हमने देख लिया कब पॉसिबल है, जब पास में जो प्लैनेट है वो ज़्यादा तेज़ मूव कर रहा हो तभी ये पॉसिबल है। तो यही इसका इम्प्लीकेशन है। इससे हम कंक्लूजन लेते हैं कि व्हेन अ प्लैनेट इज़ क्लोजर टू सन इट मूव्स फास्टर। नेक्स्ट थर्ड लॉ देखते हैं। थर्ड लॉ सिंपली ये कहता है, स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड ऑफ अ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ देयर क्यूब ऑफ देयर मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ये लाइन मोटी है बट कुछ डिफ़िकल्ट नहीं कह रहे इसमें। तो ऑर्बिटल पीरियड का मतलब कि उसको कितना टाइम लगता है ऑर्बिट करने में सन को, पी। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उस प्लैनेट का डिस्टेंस कितना है सन से, वो डी ले लो। तो पी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी क्यू, ठीक है। ये सिंपली थर्ड लॉ यही कहता है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकल, तो जैसे जैसे डिस्टेंस उस प्लैनेट का सन से दूर होता जाएगा तो उसका ऑर्बिटल पीरियड यानी उसको रिवॉल्व करने में सन के अराउंड जो टाइम लगता है वो भी बढ़ता जाएगा। यही इसका कंक्लूजन है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। ये तीनों एक ही नाम है। इसमें क्वेश्चन ऐसे ही आता है जैसे पूछते हैं थ्योरी ऑफ ग्रेविटी किसने दी थी, या कोई भी इसमें से नाम ले लेंगे तो आंसर इसका न्यूटन ही होगा। ग्रेविटी से रिलेटेड जो भी थ्योरी दी गई है वो न्यूटन ने दिया, और न्यूटन ने 17वीं सेंचुरी में दिया था, ओके। ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बाद में बताता हूँ, 17वीं सेंचुरी। तो अब हम ये है क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये कहता है कि कोई भी दो बॉडीज़ हैं, ओके, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। किस फोर्स से, इस फोर्स से। तो ये फोर्स क्या कहता है, F इज़ टू जी। ये अगर m1 है इसका मास m2 है, तो इनका प्रोडक्ट m2 डिवाइडेड बाय इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के r स्क्वायर। तो यही हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है। तो इसमें जो हमने g देखा ये क्या है, ये इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इससे क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ बट फिर भी आप याद कर सकते हो जी की वैल्यू। अब मान लो एक प्लैनेट में से, ये जो दो हमने ड्रॉ किए हुए हैं इनमें से एक हमारा अर्थ हो गया, ये अर्थ है, ठीक है। अब ये जो फोर्स लगा रहा है दूसरे प्लैनेट पे, उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह शॉर्ट फॉर्म में ग्रेविटी कह देंगे, क्योंकि हम बेसिकली सारी की सारी फोर्सेस जो हम पढ़ रहे होते हैं वो ग्रेविटी की वजह से ही होती है। कोई ऑब्जेक्ट आके अर्थ के ऊपर अगर गिर रहा है तो हम क्या, ग्रेविटी की वजह से ही हो रहा है ना। हम ग्रेविटेशनल फोर्स बार बार बोलने की जगह सिंपली ग्रेविटी हमने टर्म डिराइव कर रखा है, ठीक है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो क्या कहता है, F इज इक्वल टू जी मास का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। जी क्या था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये अर्थ के लिए कांस्टेंट वैल्यू है इसकी, इतनी 6.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर।
फिर अगर एक बॉडी अर्थ है तो हम उस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटी। तो मैंने 17 सेंचुरी पे आते हैं, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए एक्चुअली हम जानना चाह रहे थे। तो न्यूटन ने 17 सेंचुरी में दिया था हमारा लॉ, ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटी। इससे पहले एक ब्रह्मगुप्त था इंडियन, 7th सेंचुरी में उसने कहा था कि सारे के सारे जो भी प्लैनेट्स हैं वो अर्थ के अराउंड ग्रेविटेट करते हैं, ठीक है, ऑल थिंग्स ग्रेविटेट टू अर्थ। तो एक क्वेश्चन ऐसे ही वर्ड में आया हुआ है, बस आपको इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, बस आपको ये लाइन एक बार देख लेना, बीपीएससी में पूछा हुआ है। आगे देखते हैं। सो अभी हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा, ओके, क्या था वो, G m1 m2/r²। अब अगर मैं आपसे पूछूं आपका वेट जो अर्थ पे आप कैलकुलेट करते हो वो किस वजह से होता है, तो वो भी एक्चुअली हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी अर्थ की ग्रेविटी है उसी की वजह से होता है, ओके। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता है m/g, मास इंटू अर्थ का जो ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन है, ये देखते हैं जी क्या होता है। तो आपका वेट हो गया mg और g m1 m2/r²। इसमें से अगर आप मास अपना हटा दो, m2, मान लीजिए m1 आपका अर्थ का मास था, m2 आपका मास है, ठीक है। तो अगर ये मैं हटा दूँ तो g की वैल्यू आ जाती है। अब g हम देखते हैं होता क्या है। तो g होता है एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर ये अर्थ है तो अगर ऊपर से कोई चीज़ गिर के आ रही है अर्थ की तरफ, तो क्या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, क्या उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी अर्थ की तरफ गिरते टाइम, नहीं, उसकी स्पीड इंक्रीज़ होते जाएगी। क्यों इंक्रीज़ होते जाएगी, अर्थ उसके ऊपर एक एक्सिलरेशन लगाता है। एक्सिलरेशन क्या होता है, चेंज इन स्पीड, स्पीड इंक्रीज़ करना है डिक्रीज़ करना। तो अर्थ उसके ऊपर पॉजिटिव एक्सिलरेशन लाएगा और उसकी स्पीड इंक्रीज़ करते जाएगी जब वो अर्थ की तरफ आ रहा होगा, ओके। तो इसी को हम कहते हैं जो एक्सिलरेशन लगा रहा है उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है अर्थ के लिए, जी अर्थ के सरफेस पे कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो इसको मैं रिकैप कर देता हूँ एक बारी। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले स्मॉल जी यानी एक्सिलरेशन ड्यू टू अर्थ की ग्रेविटी। ये क्या होती है, अर्थ जो किसी ऑब्जेक्ट पे, गिरते हुए ऑब्जेक्ट पे स्पीड इंक्रीज़ करेगा, उसका किस एक्सिलरेशन से कर रहा है उसको कहते हैं जी, ठीक है। जी की वैल्यू अर्थ के ऊपर कांस्टेंट होती है, उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी हमने देखा, जी का फॉर्मूला कैसे है, जी इक्वल टू कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। ये कैसे निकाला मैंने बता दिया, वेट का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो और इक्वेट कर सकते हो। तो अब एक्सिलरेशन, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, जो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है उसके मास पे डिपेंड नहीं करती है, इसका मतलब। तो हमने देखा एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जो स्पीड इंक्रीज़ हो रही है वो डिपेंड करता है मास ऑफ अर्थ के ऊपर, ना कि जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है उसके मास के ऊपर। तो हम देख रहे हैं इसका मीनिंग क्या हुआ। तो मान लो आप आयरन का हैमर गिरा रहे हो आप, ठीक है, एक हैमर है जो आपने गिराया है अर्थ पे, ठीक है, ऊपर से आप गिरा रहे हो। और दूसरा मान लो आप कोई लीफ गिरा रहे हो, ओके, ऐसे ही कोई लीफ गिरा रहे हो, सॉरी लीफ मेरी, ठीक है, कोई पत्ता गिरा रहे हो आप। तो जब ये अर्थ के सरफेस पे आके गिरेगा उसका टाइम क्या होगा, मान लो मैंने 50 मीटर की हाइट से गिराया है, ये 50 मीटर की हाइट है, ठीक है, वहाँ से गिराया है। तो क्या ये दोनों सेम टाइम पे आके गिरेंगी, क्या इनके टाइम में डिफरेंस होगा, ओके, ये हमें देखना है इसकी हेल्प से। तो जैसा हमने देखा एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट यानी इसके और इसके मास पे डिपेंड नहीं करती है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैंने इसको यहाँ से गिराया है, ड्रॉप किया है जस्ट, तो इनके मास पे तो डिपेंड कर ही नहीं रही है, यानी इनकी स्पीड सेम इंक्रीज़ हो रही होगी जब ये अर्थ पे आके गिर रहे होंगे, ठीक है, सेम स्पीड इंक्रीज़ हो रही होगी, ओके, एक्सिलरेशन सेम लग रहा है, तो ये सेम टाइम पे आके गिरेंगे, ठीक है, सेम टाइम पे। अगर सेम स्पीड से कोई चीज़ चल रही है तो एस इक्वल टू डी बाई टी, हमें पता है डिस्टेंस 50 मीटर है तो टाइम सेम लगेगा उनको गिरने में, ठीक है। बट ये आइडियल कंडीशन है, ये कब कंडीशन फॉलो होगी, जब वैक्यूम है, ठीक है, एयर नहीं है। क्यों, अभी हम आगे देखते हैं, ठीक है, एयर के केस में कुछ डिफरेंट सिनेरियो होता है। तो नेक्स्ट सिनेरियो एक देखते हैं। तो मान लीजिए आप एक ऊपर से किसी हाइट से 100 मीटर की हाइट से एक बुक गिराते हो, ओके, मान लो ये लक्ष्मीकांत की बुक है, पॉलिटी बहुत पढ़ ली।
तो आप इस बुक को नीचे गिरा रहे हो, ठीक है। तो कहाँ पे? अर्थ की तरफ गिरा रहे हो। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का? ये, ठीक है। तो इसमें एक्सीलरेशन कुछ प्रोड्यूस हो रही होगी जब ये अर्थ की तरफ आके गिर रहा है, ठीक है। क्यों अर्थ की तरफ आके गिर रहा है? किसी रीज़न से गिर रहा होगा। कौन सी रीज़न है हमारी? वो ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे अट्रैक्ट कर रही होगी, एफ, ओके। अब जब ये नीचे आके गिर रहा है तो हमें पता है हमारे अर्थ पे एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर है, एयर पार्टिकल्स हैं। अब एयर पार्टिकल्स इसको क्या कर रहे होंगे? रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे होंगे। ये जब नीचे गिर रहा होगा इसको गिरने नहीं दे रहे होंगे, यानी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहे होंगे। उस फोर्स को हम कहते हैं ड्रैग या ड्रैग फोर्स, जो ऊपर की तरफ लग रही है। अब जैसे जैसे हमारी बुक नीचे आते जाएगी, हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी तो ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, ठीक है। उसकी वैल्यू ज़्यादा चेंज नहीं करेगी। जो उसके ऊपर फोर्स लग रही है जिससे वो नीचे खींच रहा है वो सेम रहेगी, बट जो ड्रैग फोर्स है वो धीरे धीरे अभी कम होती है, काफ़ी ज़्यादा, तभी नीचे आ रही है। अगर ड्रैग फोर्स ज़्यादा होती एफ से तो बुक हमारी ऊपर जाने लग जाती, बट अभी ड्रैग फोर्स कम है और ये फोर्स हमारी ज़्यादा है। धीरे धीरे कैसा होगा? ड्रैग फोर्स और फोर्स हमारी इक्वल हो जाएंगी। क्यों? जैसे जैसे नीचे आएंगे हमारा एटमॉस्फेयर ज़्यादा होता है तो ड्रैग फोर्स ज़्यादा लगने लग जाएगा। तो इवेंचुअली क्या होगा? ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएगी। तो वो टाइम जब ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाती हैं, उस टाइम पे इस बुक की जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, जो वेलोसिटी होगी उसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। अब हमारे बुक के ऊपर इस वेलोसिटी के बाद जब यहाँ पे पहुँच गए, जब ये दोनों इक्वल हो गए फोर्स है, ड्रैग फोर्स और हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स जिस पॉइंट पे इक्वल हो जाती है, उसके बाद इस बुक पे फर्दर एक्सेलरेशन नहीं लगेगा, यानी इस बुक की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं उसको। इसके बाद इसी वेलोसिटी से ये बुक आके गिरेगी, ठीक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का अगर मैं फॉर्मूला आपको दिखाऊं तो आप देखोगे टर्मिनल वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बुक या मास ऑफ द जो भी चीज़ आपने गिराई है। तो इस बुक का वज़न जितना ज़्यादा होगा उतनी ही हाईएस्ट वेलोसिटी ये अचीव करेगी। यानी अगर मैं कोई आयरन की मान लो ये बुक मैंने गिराई होती तो वो ज़्यादा स्पीड से नीचे आएगी कंपेयर टू ये लक्ष्मीकांत, ठीक है, क्योंकि आयरन की बुक का वेट ज़्यादा होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी उसकी ज़्यादा होगी, यानी हाईएस्ट वेलोसिटी जो वो अचीव करेगा अर्थ पे गिरने से पहले कांस्टेंट वेलोसिटी वो ज़्यादा होगी। इसी को कहते हैं हम टर्मिनल वेलोसिटी। तो एक बार इसको नोट से देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है, समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कईयों के लिए। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट स्पीड जो एक ऑब्जेक्ट एक्वायर करता है आफ्टर फॉलिंग थ्रू अ फ्लूइड, फ्लूइड जैसे एग्जांपल हो गया आपका एयर। तो इसको समझाने के लिए बताया हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट अगर स्काई से गिर रहा है तो उस पर डाउनवर्ड फोर्स लग रही होगी जिसको हम ग्रेविटी की वजह से जो उसको एक्सिलरेट कर रही होगी, ठीक है, जी से एक्सिलरेट कर रही होगी। अब एयर कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा जो उसको अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, इसको हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा इंक्रीज़ करता जाएगा क्योंकि एटमॉस्फेयर इंक्रीज़ करता जा रहा है हमारा। इवेंचुअली क्या होगा? ड्रैग फोर्स इक्वल हो जाएगा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी के। जब ऐसा होता है तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फर्दर कोई इम्बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होगी, ठीक है। अब कोई उसके ऊपर रेजिडुअल फोर्स नहीं है, यानी अब वो ऑब्जेक्ट फर्दर स्लो डाउन या स्पीड अप नहीं करेगा। तो इस वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। दिस इज़ द हाईएस्ट वेलोसिटी ड्यूरिंग द ऑब्जेक्ट्स फॉल। अब इसके बाद इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट नीचे आते जाएगा जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। जब ये वाला टाइम आता है टर्मिनल वेलोसिटी, यानी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फर्दर फोर्स नहीं लग रही, दोनों इक्वल हैं, तो उससे कहा जाता है वेटलेसनेस, वेटलेसनेस, ठीक है। इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट का उस टाइम पे वेट ज़ीरो होगा, ओके, नेट फोर्स क्योंकि उसके ऊपर ज़ीरो है। अब मैंने बताया था टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला देखोगे, आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, इससे क्वेश्चन नहीं आता, बस आपको ये याद रखना है टर्मिनल वेलोसिटी जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ही टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो यही यहाँ पे समझाया हुआ है, टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, ठीक है। तो जितना हैवियर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही उसकी हायर वेलोसिटी होगी गिरने वाली। ये इमेज से समझा रखा है नीचे। नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। जैसे पूछा जाता है कई बारी कि वैक्यूम में दो तीन चीज़ें गिराई गई, कौन पहले पहुंचेगी? एयर में यानी अर्थ पे
दो तीन चीज़ें गिराई जा रही हैं डिफरेंट डिफरेंट वेट की, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की, कौन सी पहले पहुंचेगी, ये क्वेश्चन पूछते थे। ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में टैकल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब।